हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे विद्वान साथियों, कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। आपके उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मैं एसपी शुक्ला आज से आपके लिए प्रारंभ करने चल रहा हूं हिंदी, जिसमें हम आपको साहित्यिक हिंदी से लेकर के व्याकरण को भी पूरा कंप्लीट आपको पढ़ाएंगे। और आपको बताना चाहूँगा यह क्लास जो होगी प्रत्येक दिन शाम को 7 PM से, यानी शाम को 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक आपके बीच में हमारे साथ आपको सीखने का मौका मिलेगा। और हम आपसे एक उम्मीद यही करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा। अभी तक ऐसा नहीं किया है तो आप जल्द से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी चीज़ें यहाँ पर क्लासेस चलती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए पहली क्लास के साथ ही स्टार्टिंग करेंगे। आज हम केवल और केवल पहले चैप्टर में भाषा का सामान्य परिचय की बात करेंगे। भाषा का सामान्य परिचय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है आगामी बहुत सारे एग्जामिनेशंस लगे हुए हैं, आगामी बहुत सारी परीक्षाएं आपके लिए तैयार हैं। क्या आप भी तैयार हैं उसके लिए? जैसे मैं बात करूं सीटेट का हो गया, लेखपाल हो गया, यूपीएसआई, यूपी पुलिस हो गया, तो इन सारी परीक्षाओं में आपके लिए एक प्रश्न, अगर नॉर्मली अगर हम बात करें सभी प्रश्न पत्रों में एक प्रश्न आता है, और ख़ास तौर से सीटेट वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। और भी हमारे टीजीटी पीजीटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम, क्योंकि परिचय की बात कर रहे हैं, सामान्य परिचय पर ही परिचर्चा करेंगे। और उसी परिचर्चा में पहला वर्ड ही हमारे सामने निकल के आता है कि भाषा क्या होती है। भाषा क्या होती है, डायरेक्टली आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। भाषा जो है फ्रेंड्स, ये भाष धातु से मिलकर के बनी है। पहला प्रश्न तो आपसे यही पूछा जाए कि भाषा क्या होती है। भाषा जो होती है ये भाष धातु से मिलकर के बनी होती है। ये क्या है? आपकी धातु है। तो एक प्रश्न तो ये आपके दिमाग में आ गया होगा कि आखिर भैया ये धातु क्या होती है। तो आपको बताना चाहूँगा धातु ये संस्कृत का शब्द है। कैसा शब्द है? संस्कृत का शब्द है। इसी को जब हम हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में इसी को क्रिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो मीन्स आपको समझ में आ गया। भाषा की एक डेफिनेशन देने के लिए आप कह सकते हैं कि भाषा संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बनी है। पहला पॉइंट, भाषा संस्कृत के भाष धातु से मिलकर के बनी होती है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो संस्कृत के भाष धातु से मिलकर के बनी हुई है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार करना। क्या होता है फ्रेंड्स? विचार करना, या हम यूं कह दें विचार व्यक्त करना। मीन्स ऐसे ही समझिए जैसे हम कोई चीज क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, थिंकिंग पावर अपने को यूज कर। जैसे हमारे शुक्ला सर सोते सोते विचार करते हैं। अब ये विचार कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। तो देखो यही जो चिंतन और मनन की प्रक्रिया है ये आपकी क्या है? भाष धातु है। अब जरा गौर करिएगा, इसी भाष धातु के अंतर्गत आपको पूछा जाता है डायरेक्टली। मैंने आपको बताया, देखिएगा एक एक पॉइंट आप नोट करते हुए चलिए। बहुत ज़्यादा आप कॉपी करने का प्रयास ना करिएगा, क्योंकि हूबहू जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका सेम एज इट आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकेंगे एसपी शुक्ला एजुकेट के टेलीग्राम चैनल से। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे नए हैं आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जहाँ से आपको PDF फाइल्स के साथ साथ नोटिफिकेशंस भी अपडेट मिलता रहता है। तो देखिए मित्र, आपको हमने बताया कि भाषा क्या होती है। भाषा जो है भाष धातु से मिलकर बनी। किससे बनी? भाष धातु से मिलकर बना। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि भाष धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो भाष धातु का शाब्दिक अर्थ होता है विचार करना या विचार व्यक्त करना। लिख लीजिए, क्या करना? विचार व्यक्त करना। अब एक प्रश्न इसके अलावा आपसे क्या पूछा जा सकता है कि जो विचार होता है, जैसे ही आप मान लीजिए कुछ भी चीजें विचार कर रहे हैं तो आपके मन में जो विचार उत्पन्न होता है, क्या उसमें कोई ध्वनि होती है? क्या नहीं होती है? उसमें कोई ध्वनि नहीं होती है। इसीलिए इसको आध्वन्यात्मक क्या कहा जाता है?
अध्वन्यात्मक ध्वनि कहा जाता है, यानी इसमें किसी प्रकार की साउंड नहीं होती है, कोई आवाज नहीं होती है। जैसे आप विचार कर रहे हैं कि एसपी शुक्ला सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप विचार कर रहे हैं उसमें कोई आवाज नहीं आ रही है। सुनिएगा, समझिएगा, बहुत गौर से समझिएगा। अगर मैं विचार कर रहा हूं कि हाँ बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, अब मैं ये क्या कर रहा हूं, विचार कर रहा हूं। अब आपसे मैं अगर सिंपली एक क्वेश्चन पूछूं कि आखिर विचार करना क्या होता है, तो आप सिंपल वे में आप एक सिंपल सा जवाब दे सकते हैं कि विचार वो चीज होती है जिसमें क्या होता है, इंसान कोई चीज सोचता तो है, विचार तो करता है, लेकिन उसमें कोई ध्वनि नहीं होती। अब वो सोचता क्यों है, किस लिए सोचता है, वो अपने मन में अपने आप में ही क्या करता है, उसका चिंतन करता है, मनन करता है। मीन्स ऐसे ही समझ जाइए, अगर इसी को हम तोड़ दें तो ये ऐसे हो जाएगा आ प्लस, इसको अलग कर देते हैं, आ प्लस ध्वन्यात्मक, ध्वनि हो गया, आत्मक मतलब आत्मा, यानी इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आ प्लस ध्वनि प्लस आत्मा, आ प्लस ध्वनि प्लस आत्मा। अच्छा, अभी अभी आपने पढ़ा कि आ का मतलब क्या होता है, नहीं होता है। आपको परिभाषा भी पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त, थोड़ा सा गौर करिएगा। आप पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जब पढ़ते हैं तो उस समय आपकी क्या होती है, स्थिति बड़ी नाजुक होती है और आप चाह करके भी प्रश्नों को गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी शब्द शक्ति बहुत ही कमजोर होती है। तो शब्दों की शक्ति को बढ़ाना है तो छोटे छोटे शब्दों का संकलन अपने शब्दकोश में करते जाना है। तो देखो, आ का मतलब क्या होता है, नहीं, ये उपसर्ग है। ध्वनि का मतलब क्या होता है, आवाज, ध्वनि का मतलब क्या होता है, आवाज। और आत्मक का मतलब क्या होता है, आत्मा, आत्मा का मतलब मन में। अब आप जरा यहां से एक चीज तो समझ गए होंगे मेरे दोस्त कि ये जो भास धातु होती है, ये भास जो धातु होती है, इसमें कोई आवाज नहीं होती है। यानी आप समझना, भास धातु किसे कहते हैं, ऐसी ध्वनि जिसमें आदमी विचार तो करता है लेकिन कोई आवाज नहीं होती, उसको भास धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, भास धातु कहते हैं। अच्छा ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा उस पर अगर हम चर्चा करें, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाषा की परिभाषा बताइए। किसकी परिभाषा, परिभाषा पे मैं चर्चा कर रहा हूं, आप हेडिंग डालते चलिए, परिभाषा। अब देखो मित्र, आपको मैंने बताया कि कुछ भी रटना नहीं है, आपको एकदम सिंपल वे में समझते हुए चले चलना है। हर चीजें मैं अपने स्टेप से, अपने क्षमता के अकॉर्डिंग समझूंगा, सोचूंगा, जितना बेस्ट कर सकता हूं उतना आपको करने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, भाषा मैंने आपको बताया कि भाषा जो है भास धातु से मिलकर बना, और इस धातु का ही अर्थ बताया कि क्या होता है, विचार व्यक्त करना, विचार व्यक्त करना या विचार करना। और ये जो विचार होता है इसमें कोई ध्वनि नहीं होती है, इसमें कोई ध्वनि नहीं होती है। इसी विचार में जब ध्वनि को भी जोड़ दिया जाता है, जब ध्वनि का जामा पहना दिया जाता है, तो वही क्या बन जाती है, भाषा बन जाती है। क्या बन जाती है मेरे मित्र, भाषा बन जाती है। जैसे मैं कुछ विचार कर रहा हूं, सोच रहा हूं, मैं शुक्ला सर के बारे में सोच रहा हूं कि सर सो रहे हैं, सो रहे, मैं विचार कर रहा हूं, लेकिन मैं बोला नहीं। जब तक बोला नहीं तो वह भाषा का एक ऐसा रूप है जो धातु रूप कहलाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने कह दिया कि शुक्ला सर तो सो रहे हैं, यानी उसी विचार में हमने क्या किया, आवाज दे दिया, ध्वनि का जामा पहना दिया, तुरंत वह क्या बन गई, भाषा बन गई। मीन्स आप समझ गए, भाषा वह समर्थ साधन है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व की पहचान जो होती है जब उजागर होती है, यानी लोग क्या कहते हैं, अपने मुखों के प्रयोग से उसको बोल देते हैं। मीन्स यहां से एक चीज और समझ में आ गया कि भाषा क्या है, एक ऐसा समर्थ साधन है, ऐसा समर्थ साधन है जिसमें आवाज के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से लोग अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। अच्छा, अब यहीं से एक पॉइंट आपके दिमाग में और आ रहा होगा कि भैया विचार तो व्यक्त करते हैं, इसमें कोई ध्वनि नहीं थी, ध्वनि का जामा पहना दिया तो भाषा हो गया, इसीलिए इसको सार्थक वाणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सार्थक वाणी। अब मान लीजिए मैं कोई ऐसी वाणी बोलूं, सार्थक वाणी। अब सार्थक वाणी क्यों कहा गया, मान लीजिए मैंने विचार व्यक्त करते हुए अपने ही विचार में करूं तो
शुक्ला सर भी सोचेंगे ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि मैं तो इनको जगाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन वो सोचेंगे कि ये पता नहीं क्या कह रहे हैं। तो इसका मीन्स क्या होता है, ये सार्थक वाणी होनी चाहिए, जिसका सार्थकता के साथ प्रयोग होना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं। मीन्स आप समझ गए दोस्त कि भाषा वह समर्थ साधन है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपने मन की अभिव्यक्ति को प्रकट करता है, व्यक्त करता है। सिंपल वे में इतना ही समझिए। डायरेक्ट आपके एग्जाम में सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न एक है कि एक व्यक्ति अनेक व्यक्तियों के लिए व्यक्त करता है या अनेक व्यक्ति एक व्यक्ति के लिए। तो देखिए, जो भाषा होती है, एक व्यक्ति अनेक व्यक्तियों के लिए भी अपने विचार व्यक्त कर सकता है, अनेक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के लिए भी विचार व्यक्त करते हैं। मीन्स आप समझ गए होंगे। आप ऐसे ही सिंपल वे में समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए भैया हम प्रतापगढ़ के हैं। कहाँ के हैं? प्रतापगढ़ के हैं। हमको प्रतापगढ़ से कहाँ आना है? प्रयागराज आना है। प्रयागराज आना है। अब देखो भैया, यहाँ प्रतापगढ़ से लेकर के प्रयागराज आने के लिए हम किसी चीज का प्रयोग करेंगे, या तो पैदल आएंगे या तो फिर गाड़ी से आएंगे। गाड़ी में 4 व्हीलर हो सकती है, 2 व्हीलर हो सकता है, बाइक भी हो सकती है, साइकिल भी हो सकती है, और हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं। लेकिन समझिएगा, अब ये जो जिसका प्रयोग कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जिसका प्रयोग कर रहे हैं, इसका नाम होता है साधन। किसका प्रयोग करेंगे? साधन का प्रयोग करेंगे। मेरे विद्वान साथी गौर करना, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं आपको। एक प्रश्न एग्जाम में डायरेक्टली पूछा हुआ है। यहां पर जो ये व्यक्ति जा रहा है, एक व्यक्ति हो सकता है या फिर अनेक व्यक्ति हो सकता है। देखो, एक व्यक्ति होगा या अनेक व्यक्ति होगा, और यहां पहुंचने वाला भी एक व्यक्ति होगा या अनेक व्यक्ति होगा। मीन्स कहने का क्या है, कोई एक व्यक्ति एक व्यक्तियों के लिए, एक व्यक्ति अनेक व्यक्तियों के लिए, अनेक व्यक्ति एक व्यक्ति के लिए, अनेक व्यक्ति अनेक व्यक्तियों के लिए अपने मन के भावों को व्यक्त करेगा। जिसके माध्यम से व्यक्त करेगा वही साधन कहलाएगा। साधन का मतलब ही होता है माध्यम। देखो भैया, यही क्या है, जैसे गाड़ी का प्रयोग करके आप आए अपने घर से, यही क्या है, साधन या माध्यम। तो उसी तरीके से भाषा में भी जब हम अपने मन के भावों को अनेक व्यक्तियों के लिए या अनेक व्यक्तियों के मन के भावों को अपने समझने के लिए आदान प्रदान करते हैं, विचार विनिमय करते हैं, लेन देन करते हैं या स्थानांतरण करते हैं, उसी साधन को ही, उसी माध्यम को ही भाषा कहते हैं। मेरे भैया एक बार प्रेम से बताओ सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं? थंब का निशान देना यदि आपको समझ में आ गई। एकदम शॉर्ट वे में समझते हुए चलेंगे, चीजों को बहुत गौर के साथ समझेंगे। यानी भाषा अभिव्यक्ति का एक ऐसा माध्यम है जिसमें एक व्यक्ति या अनेक व्यक्ति, एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों के लिए अपने मन के भावों को, विचारों को व्यक्त करता है। बताइए, यहां तक किसी बच्चे को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आपने देखा कि हमने भाषा पर थोड़ी सी चर्चा किया कि कैसे एक व्यक्ति अनेक व्यक्तियों के लिए, अनेक व्यक्ति एक व्यक्तियों के लिए अपने मन या भावों को व्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है। अब थोड़ी सी चर्चा को अगर हम आगे बढ़ाएं, इसी भाषा पर ही चर्चा कर रहे हैं, तो अगर हम देखें संसार में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? संसार में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। उसी में से एक अपनी भाषा हिंदी भाषा भी आती है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी भाषा किस परिवार के अंतर्गत आती है? तो हिंदी भाषा जो है ये भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती है। कौन से परिवार के अंतर्गत आती है? भारोपीय। और भारोपीय का परसेंट देखेंगे तो 73% लोग भारोपीय बोलते हैं। और उसके बाद द्रविड़ की बात करेंगे तो द्रविड़ का जो है 25% लोग द्रविड़ बोलते हैं। फिर आपका आता है आस्ट्रिक।
ऑस्ट्रिक अगर भाषा देखेंगे तो ये बोलते हैं 1.3% या 1.13% समथिंग करके है। फिर आपका आता है चीनी तिब्बती 0 पॉइंट समथिंग करके है। तो ये आपका भाषा परिवार है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है भारोपीय परिवार के बारे में। कितना परसेंट भैया? 73%, 73% लोग भारोपीय परिवार के अंतर्गत भाषा का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसी में एक पॉइंट और आपको निकल के आता है, भाषा के अंतर्गत ही पूछा जाता है। हमने आपको बताया कि भाषा क्या है? भाष धातु से मिलकर के बना, भाष धातु से मिलकर के बना। अब इसी में धातु और क्रिया में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कभी कभी ये क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है, इसी को जब हिंदी में कहते हो तो क्रिया कहते हैं। एक बार संस्कृत में पूछा हुआ प्रश्न था कि बताइए धातु कैसे बनती है, क्रिया कैसे बनती है, या क्रिया का मूल रूप धातु कहलाती है या धातु का मूल रूप क्रिया कहलाती है। तो मित्रों आपको बताना चाहूँगा, क्रिया का मूल रूप जो होता है वह धातु कहलाती है। क्या कहलाती है? धातु कहलाती है। जैसे मैं आपसे कहूँ चलना, ये देखिए चलना, हंसना, खेलना, लिखना, पढ़ना, ये सब। जैसे ये कैसे बना? चल प्लस ना मिलकर के बना चलना। और ना क्या है? ये प्रत्यय है। ना क्या है फ्रेंड्स? प्रत्यय है। और ये चल क्या है आपका? अगर देखेंगे आगे प्रयोग किया गया, यही मूल रूप है। यही क्या है? मूल रूप है। यानी ये चल क्या हो गई? आपकी धातु हो गई। चल प्लस ना मिलकर के बना तो चलना, ये क्या हो गई? आपकी क्रिया हो गई। तो थोड़ी सी पॉइंट्स को आप समझते हुए चलिएगा, क्रिया और धातु क्या होती है, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका क्रिया और धातु से पूछा जाता है। इस पर जब हम चर्चा करेंगे तो वहां पर बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। आइए अब हम थोड़ा सा भाषा का मनोवैज्ञानिक रूप देखते हैं। भाषा का मनोवैज्ञानिक, भाषा का मनोवैज्ञानिक रूप, मनोवैज्ञानिक स्वरूप, मनोवैज्ञानिक स्वरूप। देखिए भाषा का मनोवैज्ञानिक स्वरूप में अगर आपसे चर्चा किया जाए मेरे दोस्त, तो भाषा के 3 मनोवैज्ञानिक स्वरूप दिए जाते हैं। पहला आपका होता है, बताइए आप लोग बताइए, पहला क्या होता है? अनुकरण। क्या होता है फ्रेंड्स? अनुकरण होता है। देखिए अनुकरण का मीन्स क्या होता है? कोई भी भाषा आप जब सीखते हैं, कोई भी भाषा आप सीखते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। अनुकरण का मतलब क्या होता है? के जैसा। मैं इस पर थोड़ा सा चर्चा करूंगा, लेकिन पहले आपको विशेषता बता दूं, तब ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो पहले आप हेडिंग डालिए, भाषा की विशेषता। भाषा की विशेषता या विशेषताएं। देखिए विशेषताएं मेरे मित्र बहुत अच्छे से गौर करिएगा। ये शिक्षण के अंतर्गत आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है। शिक्षण के अंतर्गत आपसे प्रश्न पूछा जाता है। बहुत अच्छे से मैं जब शिक्षण आपको पढ़ाऊंगा तो वहां से आपको बताऊंगा, क्योंकि इसका ज़्यादा तक पार्टीशंस अगर देखा जाए तो शिक्षण में आता है, और थोड़ा सा व्याकरण से हटकर बात करें साहित्य में आता है। तो साहित्य और जब शिक्षण पढ़ाएंगे तो वहाँ पर चीज़ों को बहुत अच्छे से देखेंगे। तो देखिए भाषा की विशेषता, पहली चीज़ तो ये होती है कि भाषा क्या है? आपकी अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जित संपत्ति है। पॉइंट को समझते हुए चलिए। देखिए भाषा अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति कहने का मीन्स क्या है? सीटेट के एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उसी में दिया था भाषा जन्मजात होती है। ज्यादा तक बच्चों को लगा कि भाषा जन्मजात होती है और बच्चे गलत कर दिए। ना, ऐसा कुछ नहीं है। भाषा जन्मजात नहीं होती है, भाषा अर्जित संपत्ति होती है, जो कि हमें हमारे पूर्वजों से मिलती है। किससे मिलती है? पूर्वजों से मिलते हैं। देखा होगा आपने, हमारे पूर्वज जो होते हैं जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, ऑटोमेटिक उसका जो है प्रकोप हमारे ऊपर ऑटोमेटिक पड़ जाता है। तो एक पॉइंट तो यहाँ से आप लिखिए जो आपके मन में बसा हुआ है, अर्जित संपत्ति, ये लिख लीजिए। ये क्या होती है? जन्मजात। जन्मजात नहीं होती है। कोई भी भाषा जन्मजात नहीं होती है। उसका कारण क्या है? आपसे मैं पूछूंगा, बताऊंगा, आप समझिएगा। भाषा जन्मजात नहीं होती है। बोलने की कला, सुनने की कला, ये जन्मजात होती है। आप बचपन में पैदा होते हैं, रोना स्टार्ट कर देते हैं, यानी वो जन्मजात होती है। आपको कुछ चीज़ें सुनाई देती हैं, मम्मा खिलाती हैं, बेटा उठ जा, तो बेटा खेलने लगता है, तो क्या होती है? यानी सुनने की कला
सुनना और बोलना ये तो जन्मजात हो सकती है, लेकिन भाषा कभी भी जन्मजात नहीं कही जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये अर्जित की जाती है गैर परंपरागत रूप से। आइए, भाषा क्या होती है आपको बताया, अर्जित संपत्ति है। दूसरा जो है, भाषा जो होती है मित्र, ये सामाजिक होती है। क्या होती है? भाषा सामाजिक होती है। आपने देखा होगा अपने माँ बाप के सामने, अपने घर परिवार के सामने, जिसका आप सम्मान करते हैं उसके सामने आप बहुत ही अच्छे लहजे के साथ शब्दों का चयन करते हैं। क्यों? क्योंकि शब्दों का ही खेल है, शब्दों का ही मेल है। शब्दों से बच्चा पास है, शब्दों से ही बच्चा फेल है। इसीलिए हम आप क्या करते हैं, शब्दों का बहुत अच्छे से चयन करते हैं जब हम सामाजिक रूप से सामाजिक प्रतिष्ठा को ध्यान में देते हैं। दोस्तों के साथ होते हैं, अपने स्टाफ के साथ होते हैं, तो बहुत ही अच्छे लहजे के साथ जैसे मन में आता है वैसे बतिया लेते हैं। जो मन में आता है वही कह देते हैं, जैसे मन में आता है वैसे मजाक करते हैं। लेकिन पिताजी के सामने आएंगे तो 4 बात पिताजी पूछेंगे तो 1 बार कहेंगे जी। तो देखो ये क्या होता है, मीन्स इसका कहने का क्या है, भाषा सामाजिक होती है। कैसी होती है? सामाजिक होती है। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट जो बनता है, भाषा परिवर्तनशील है मित्र। क्या है? भाषा परिवर्तनशील है। अगर मान लीजिए परिवर्तनशील नहीं होती तो आपने बचपन में जो चीजें सीखे थे उन्हीं चीजों को सीखे रहते। क्या उन्हीं चीजों को सीखा रहा? क्या नहीं। जैसे जैसे आप बड़े होते गए, सीखते गए, करत करत अभ्यास थे, जड़मत हो सुजान, आपके अंदर क्या हुआ, निखार आता गया, चीजें बदलती गई। तो मीन्स कहने का क्या है कि भाषा जो होती है ये परिवर्तनशील होती है, समय के साथ साथ बदलती रहती है, समय के चक्र में यह आगे बढ़ती रहती है। इसके बाद चौथा पॉइंट, इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। अंतिम स्वरूप नहीं होता है। आज आप सीखेंगे, 4 दिन बाद कुछ चीजें और सीखेंगे, अंतिम स्वरूप नहीं होता है। और उसके बाद 5वां पॉइंट आप लिख लीजिए मित्र, मानक रूप होता है। भाषा का क्या होता है? एक मानक रूप होता है। मानक रूप क्या होता है? बहुत सारे बच्चों से भी मैं क्वेश्चन पूछूं कि बताओ हिंदी वर्ण में, हिंदी वर्णमाला में या हिंदी में शब्दों की या अक्षरों की संख्या कितनी है? हिंदी में अक्षरों की संख्या कितनी है, वर्णों की संख्या कितनी है? तो बहुत सारे बच्चे 52 बताओगे, बहुत सारे 44 बताओगे, बहुत सारे 56 बताओगे, बहुत सारे सभी बताओगे। सभी सही है। अब क्वेश्चंस किस स्टैंडर्ड का पूछा जाता है? जैसे आपसे मानक के रूप में पूछा जाएगा, मानक के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है मेरे विद्वान साथियों? 56 होती है। कुल वर्णमाला में वर्णों की संख्या जब पूछा जाता है, नॉर्मल वे में आप 52 बताते हो, 52 बताते हो। जबकि स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33, उनको जोड़ दो तो 44 होती है। लेखन के आधार पर पूछा जाएगा वो। तो 3-4 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि एग्जामिनर आपसे किस तरीके का प्रश्न पूछता है। यदि आपको यह नहीं पता है तो आप कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे। तो देखिए मानक रूप होता है। और इसका जो एक छठा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट आपसे पूछा हुआ प्रश्न है। हमारे ऐसे विद्वान साथी जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, प्रवक्ता बनने के लिए जा रहे हैं, उनके लेवल का प्रश्न बता रहा हूं। नेट जेआरएफ का पूछ लिया एक बार, भाषा बताइए कठिन से सरलता की तरफ ले जाती है या सरलता से कठिनता की तरफ ले जाती है? तो जब आप कुछ नहीं सीखे हैं तो वहां पे क्या है, चीजें आपको कठिन लगती हैं, टफ लगती है। यानी ये हमें क्या करता है, कठिन से सरल की तरफ ले जाती है फ्रेंड्स, कठिन से सरल की तरफ ले जाती है। मीन्स क्या है, भाषा आपको किधर से किधर ले जाती है, कठिनता से सरलता। जैसे आज आप मान लीजिए पढ़ने बैठे हैं, आज आप चीज़ों को कुछ आपको कम समझ में आएगा, धीरे धीरे चीज़ें और अच्छे से समझ में आने लगेंगी और एक समय ऐसा आएगा कि आपको पूरी की पूरी भाषा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। मीन्स ये कि स्टार्टिंग में क्या होता है, टफ होता है, कठिन लगता है, फिर चीज़ें क्या होती है, धीरे धीरे आसान होती जाती है। यानी भाषा कठिनता से सरलता की तरफ लेके जाती है। आइए मनोवैज्ञानिक स्वरूप पर बात कर लेते हैं। भाषा का मनोवैज्ञानिक स्वरूप, भाषा का मनोवैज्ञानिक स्वरूप। देखिए आप बहुत अच्छे से मित्रों पढ़ाई करते रहिएगा, आपको हर एक चीज़ों को बहुत अच्छे से सिखाते हुए चलेंगे। भाषा का मनोवैज्ञानिक स्वरूप। अब देखिए मनोवैज्ञानिक स्वरूप कहने का मीन्स क्या है कि कोई भी भाषा आपके अंदर जब सीखने की जो सबसे पहली कला होती है उसको अनुकरणशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकरण कहते हैं। लेकिन
अनुकरण से पहले आपके अंदर आएगा क्या? आपकी शादी नहीं हुई, मान लीजिए शादी होगी तब तो अनुभव करोगे कि क्या होगा। मान लो शादी नहीं हुई है, उसके पहले ही कुछ ख्वाब देखोगे, सपने देखोगे। वो सपने कहाँ से देखोगे? दूसरों का सुन करके। तो इसका मीन्स क्या होगा? सबसे पहले क्या होता है? जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो पहला पॉइंट आप लिखिए, सबसे पहले क्या होगा फ्रेंड्स? जिज्ञासा उत्पन्न होगी आपके अंदर। और जब जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो आप अनुकरण करोगे। अनुकरण किसका करोगे? शुक्ला सर का ना अनुकरण करोगे। भैया मैं शुक्ला सर कहता हूँ, मैं अपने लिए नहीं कहता हूँ, हमारे रीजनिंग के सुपर डुपर स्टार सर जो बैठे हुए उनके लिए कहता हूँ। ठीक है, तो देखिए जिज्ञासा होगी, अनुकरण होगी, फिर उसके बाद आप क्या करोगे? शादी हो जाएगी तो भैया अभ्यास करोगे। लो, यही 3 तरीका है। इसी 3 तरीके से हमारा जो भाषा का मनोवैज्ञानिक स्वरूप है वो भी चलता है। तो देखो मित्र, सबसे पहले आपके अंदर क्या होगी? जिज्ञासा। आपने एक वर्ड सुना होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पूछा जाता है जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द होता है जिज्ञासु, लेकिन जानने की इच्छा जो होती है वो क्या होती है? जिज्ञासा। तो आपके अंदर क्या उत्पन्न होगी? जिज्ञासा। लेकिन आप क्या हैं? जिज्ञासु। क्या हैं? जिज्ञासु। तो यहां पे आप समझिएगा, जानने की इच्छा बहुत ही अच्छे से समझते हुए चलिएगा। जानने की इच्छा जो होगी यही क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? जिज्ञासा कहलाएगी। अच्छा, अनुकरण फिर करोगे। पहले तो जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हमें ऐसा करना है, फिर अनुकरण। अनुकरण का मतलब ही होता है के जैसा या के तरह। कहते हैं ना, आपके पड़ोसी में किसी को नौकरी मिल जाए, आपके पिताजी तुरंत ताना मारेंगे, आपके घर वाले आपको समझाते हुए बताएंगे उसकी तरह करो, उसकी तरह मेहनत करो। चैनल आपका नहीं चल रहा है, उसकी चैनल पे देखो, उस पे काम करो, उसकी तरह देखो। ये क्या होती है? अनुकरणशीलता आती है। किसकी तरह? यानी अनुकरण का मतलब ही होता है के जैसा। के जैसा या के तरह लिख लीजिए, के तरह। समझ में आया कि नहीं मित्र? यानी इसमें देखिए, जो अनुकरणशीलता होती है ये 2 तरीके से होगी। पहले तो आप एक उच्चारण करोगे, फिर उसके बाद लेखन करोगे। समझते हुए चलिएगा, हमेशा आपको मैंने बताया प्रैक्टिकल करना है, आपको एकदम सोचना है। आप मान लीजिए बच्चे थे, छोटे से थे, तो आपने सबसे पहले जिज्ञासा किया, जिज्ञासु प्रवृत्ति के बने आपके अंदर जानने की इच्छा ललक आई। मान लीजिए किसी को आपने देखा, जैसे इंग्लिश वाले सर भी देखिए स्पोकन में बहुत अच्छा से इंग्लिश बोलते हैं, फन्नाटेदार, समझ में नहीं आता ना, तो आपके अंदर क्या होगी? पहले जब समझ में नहीं आएगी, पता नहीं अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, समझा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब समझ में नहीं आएगी तो आप क्या करोगे? आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी। फिर आप अनुकरण करोगे। अनुकरण में क्या करोगे? सबसे पहले उच्चारण देखोगे कि हाँ कैसे उच्चारण करते हैं। क्या करते हैं? उच्चारण। अब जैसे ही उच्चारण देखोगे उसके बाद आपके अंदर आएगा कि इसका लेखन किया जाए। क्या किया जाए? लेखन। क्यों? क्योंकि जैसे ही मान लीजिए मैं भी संस्कृत बोलूं, बहुत स्पीड में संस्कृत बोल दूं, आपको समझ में ना आए, तो जब आपको समझ में नहीं आएगा तो आप क्या करोगे? उच्चारण शक्ति पे पहले जोर दोगे, फिर उच्चारण शक्ति के बाद आप किस पर जोर देंगे? लेखन की शैली पर देंगे। फिर उसके बाद आप जब लिखने का प्रयास करने लगेंगे, लिखने का प्रयास, फिर उसके बाद क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना अभ्यास करोगे उतना ही आप अभ्यस्त होगे। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान रसरी आवत, आपने सुना होगा। तो आप क्या करेंगे? यहां पर अभ्यास करेंगे, यानी उसकी तरह आप अब दिन प्रतिदिन उस काम को करने लगेंगे, बार बार प्रयास करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे, और वो चीजें क्या होंगी? सीख जाएंगे और आपके दिमाग में वह घर बना ले जाएगा। तो ये है आपका भाषा का मनोवैज्ञानिक स्वरूप। अगर और चर्चा करूं तो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी पर बहुत अच्छे से पूरी क्लास को खत्म किया जा सकता है, लेकिन जितना आपके लिए महत्वपूर्ण है उन टॉपिक्स पर मैं चर्चा करते हुए चल रहा हूं। जब आपको उस लेवल का पढ़ाऊंगा तो वहां पे बहुत अच्छे से बताऊंगा। आइए, भाषा का मनोवैज्ञानिक स्वरूप के बाद आपका जो अगला प्रश्न बनता है वो बन जाता है भाषाई कौशल। कौन सा कौशल मित्र? भाषाई कौशल। भाषाई कौशल। कौशल का मतलब क्या होता है? हम ये कह लें भाषा का विकास क्रम देख लीजिए। क्या देखेंगे? विकास क्रम। विकास क्रम किस
तरह से भाषा का विकास होता है? बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे पूछा जाता है भाषा का विकास क्रम। तो बताना चाहूँगा, गौर करिएगा, सबसे पहले आप क्या करते हो? कोई भी भाषा जब आप देखोगे तो आप सबसे पहले उसको क्या करते हो? बोलने का प्रयास करते हो। सबसे पहले क्या करते हो मित्र? बोलने का करते हो कि सुनने का? पहले तो आप सुनते हो। सबसे पहला प्रयास क्या होता है? सुनना। यानी सबसे पहले आप सुनते हो, सुनना। सुनने के बाद आप क्या करते हो? उसको बोलने का प्रयास करते हो, बोलना। फिर बोलने के बाद उसको आप क्या करते हो? पढ़ना। पढ़ना के बाद क्या करते हो आप? लिखना। लिखना, लेखन क्रिया। देखो मित्र, जरा समझते हुए चलना। सुनना को इंग्लिश में बोलते हैं लिसनिंग, बोलना को बोलते हैं स्पीकिंग, और पढ़ना को बोलते हैं रीडिंग, और लिखना को बोलते हैं राइटिंग। तो देखो, इंग्लिश में और संस्कृत में इसी सुनना को बोलते हैं श्रवण। आप क्या करते हो? श्रवण। फिर उसके बाद आप क्या करते हो? वदन। वदन के बाद क्या करते हो आप? पठन। पठन के बाद आप क्या करोगे मित्र? लेखन। लेखन। देखिए, बहुत गौर से समझिएगा, जितना जरूरी है उतना मैं चर्चा कर रहा हूँ। सीटेट में ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है, शिक्षण का है। मैं पढ़ाऊँगा भी, बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा आपको। तो देखिए, सुनना, श्रवण, बोलना, वदन, पढ़ना, पठन, लिखना, लेखन। बहुत सारे वैज्ञानिकों का जो मत है वो यही है कि भाषा का जो विकास क्रम होता है इसी आधार पर होता है। इसको शॉर्ट में अगर आप लिख लो, पहले पहले वर्ण लिख लो, शु, बो, प, ली। तो अगर इसको शॉर्ट में याद करने का तरीका बना लें तो ये हो जाता है शु, बो, प, ली। क्या हो जाता है फ्रेंड्स? शु, बो, प, ली। यानी भाषा का जो विकास होता है वो किस आधार पर होता है? शु, बो, प, ली। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लेकिन आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि बताइए, किसने पहले लेखन कर दिया फिर बाद में पठन कर दिया? कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, जिन्होंने पढ़ना के स्थान पर लिखना और लिखना के स्थान पर पढ़ना कर दिया। कौन बताएगा हमारा विद्वान साथी? बताइए मित्र, आपको मैं बताता हूं। देखिए, इसमें आगे के तो सेम थे, सु, बो सेम था। अब इसने क्या किया? लीप कर दिया, शुबो लीप कर दिया। ये जिसने किया उनका नाम है मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी ने क्या किया? इसका नाम ही चेंज कर दिया। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो हमने आपको बताया भाषाई कौशल का विकास क्रम, जिसमें पहला आपने देखा श्रवण, बोलना यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसी तरीके से होता है। लेकिन मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार अगर पूछेगा तो यहाँ पर शुभोलिप होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले देख दिया कि पहले लिखना उसके बाद पढ़ना होता है। लेकिन ज़्यादातर जो मनोवैज्ञानिकों का मानना है वो यही है, शुभोपाली, और यही क्या है? 100% सही भी है, सत्य भी है। आशा करता हूं कि यहाँ तक चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आप धैर्य रखिएगा मित्र, मैं पूरी प्रयास करूंगा एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार आपके उज्जवल भविष्य के लिए प्रत्येक दिवस यह क्लास जो होगी शाम को 7 बजे आपकी सेवा में लेकर के हाजिर होगा। आप कहीं भी रहिएगा, आप आइएगा, 2, 4 दिन, 6 दिन आप पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा, 100% विश्वास के साथ प्रयास करूंगा कि आपको मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा सकूं और आप भी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकें। बस थोड़ा सा आप अपना प्यार दीजिएगा, क्योंकि आपका जितना प्यार मिलेगा चीज़ें उतनी ही बेहतर होंगी। हम और हमारी पूरी टीम उतने ही अच्छे तरीके से चीज़ों को करने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जो भाषा का विकास हुआ इसके बाद आता है भाषा के प्रकार। किसकी बात करेंगे? भाषा के प्रकार। देखिए फ्रेंड्स, भाषा की अगर प्रकार पे चर्चा करते हैं तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं।
लेकिन आपने देखा होगा मोस्टली किताबों में 2 मिलेगा और बहुत सारी किताबों में 3 मिलेगा। तो देखिए अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन आप समझ जाइए जो सही है वो ये है, भाषा का विकास जो है अगर आप देखेंगे जो सत्य है वो ये है कि भाषा का जो है प्रकार में भाषा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी 3 होती है उनके नाम लिख लो। सबसे पहले होती है आपकी मौखिक भाषा। कौन सी भाषा होती है मेरे फ्रेंड्स? मौखिक भाषा। दूसरी होती है आपकी मौखिक भाषा के बाद लिखित भाषा, और उसके बाद होता है आपका तीसरा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। देखिए बताना चाहूँगा इनको भी एक वर्ड में एक ही वाक्य में आपको सिखाता हूँ। मौखिक भाषा जो होती है फ्रेंड्स, कौन सी भाषा? मौखिक भाषा जो होती है इसमें क्या करता है, सामने वाला बोलता है, बोलना। अच्छा ये बोलेगा तो ये सामने वाला क्या करेगा, सामने वाला इसको सुनकर समझ लेगा। बोलना और सुनना। जैसे मैं मान लीजिए बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, ये क्या कहलाएगी आपकी मौखिक भाषा। लिखित भाषा में क्या होगा, लिखना। सामने वाला लिख देगा और जो उसके सामने वाला होगा वो पढ़कर समझेगा। पढ़कर समझना, ये क्या कहलाएगा आपका लिखित भाषा कहलाएगा। और सांकेतिक भाषा जो होती है संकेतों के माध्यम से पूछी जाती है। अब देखो मित्र, आपको लगता है कि ये बहुत आसान टॉपिक है, ये आपको लगता होगा कि ये तो बहुत ही आसान है, इसमें क्या रखा है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा बहुत ही अच्छे प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं। जैसे आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि 2 व्यक्ति किसी लॉन में एक दूसरे के सामने या प्रत्यक्ष रूप से बैठकर बातें कर रहे हैं, तो बताइए उस समय वह कौन सी भाषा का स्वरूप है। तो जब भी 2 व्यक्ति किसी लॉन में एक दूसरे के सामने प्रत्यक्ष रूप से बैठ करके बातें कर रहे होते हैं, तो ऐसी भाषा का जो स्वरूप होता है उसको मौखिक भाषा कहा जाता है। कौन सी भाषा कहा जाता है? मौखिक भाषा कहा जाता है। और आपने देखा होगा कि गाड़ी हॉर्न दे रही है और आपको पी पी लगा रही है और आप गाड़ी को देख रहे, बजा नहीं रहे हैं, तो वो भी आपकी मौखिक भाषा होती है। कहीं कहीं पे आप देखते हो संकेत चिन्ह बने होते हैं, लिखे तो होते हैं कि दाएं मुड़ना बाएं मुड़ना, लेकिन वो भी आपके सांकेतिक चिन्ह हैं, यानी सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इस पर बनते हैं, उन प्रश्नों पर भी मैं बहुत विधिवत चर्चा करूंगा। आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, क्योंकि आज मैं केवल और केवल भाषा की सामान्य परिचय पर परिचर्चा कर रहा हूं। सामान्य परिचर्चा केवल और केवल भाषा पर कर रहा हूं, बाकी हर एक पॉइंट्स पर मैं बहुत अच्छे से आपसे चर्चा करूंगा। आइए आज के अंतिम पॉइंट पर मैं चर्चा करता हूं। बाकी जो है आपके बीच में ये क्लास अनवरत रूप से चलती रहेगी, और यदि क्लासेस आपको अच्छी लग रही है मित्र, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा। हमारा जो अगला टॉपिक होगा, कल हम यहीं से चीज़ों को आपके बीच में उठाएंगे। हमने आपको बताया कि भाषा होती क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो होती है उसको ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो होती है इसको ध्वनि बोलते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जो होती है इसको वर्ण या अक्षर बोलते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण अथवा अक्षर बोलते हैं। और जो है भाषा का एक और स्वरूप होता है जिसको शब्द कहते हैं, और भाषा का ही एक स्वरूप और